नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी करना क्या चाह रही है? क्या कांग्रेस को तोड़ने की साजिश की जा रही है? क्या उत्तर प्रदेश में सरकार को कमजोर करने का प्लान कुछ चाणक्य बना रहे हैं, या फिर मैं ये कहूं कि मुख्यमंत्री को कमजोर करने का प्लान बना रहे हैं? राजनीति के इन प्यादों पर नीतीश कुमार के पत्ते कैसे पिट रहे हैं? दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने बहुत अच्छी बातचीत की है। आप सुनेंगे तो मजा आएगा। मैं आपको लेके चलता हूं सीधा केपी मलिक के पास। आपसे रिक्वेस्ट है कि 4 PM गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब। आप जो कह रहे थे धन्यवाद वही संजय जी। फॉलो हो रहा है। जो आपने कहा, आजकल तो मुझे लग रहा है आपके मुंह पे सरस्वती बैठी हुई है। अब वो आपकी बात योगी जी ना सुन ले कहीं, क्योंकि आपने केशव मौर्य की जो भविष्यवाणी की है, योगी जी का भी तापमान उससे बढ़ रहा होगा कि गए 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 टाइप का मामला। लेकिन बड़ा सवाल ये, आपने कहा था नीतीश कुमार को बिल्कुल ढक्कन बना रहे हैं सरकार। आपको याद होगा कि अरविंद शर्मा को भेजा गया था दिल्ली से। तो अरविंद शर्मा दूत थे मोदी जी के। ये कहा गया था कि भाई उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बनेंगे और गृह मंत्रालय इनको दिया जाएगा। और योगी जी अड़ गए कि सवाल ही नहीं है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री पे गृह मंत्रालय नहीं हुआ तो हुआ क्या? नाम का मुख्यमंत्री। यानी अब दिल्ली में बैठ के अमित शाह बिहार चलाएंगे। मैं समझ नहीं पा रहा कि नीतीश बाबू उसके लिए राजी क्यों हुए, क्यों दबाव में आ गए। अगर थोड़ा सा झटका दिखा देते चंद्रबाबू नायडू तो बार्गेनिंग को तैयार बैठे थे, दिल्ली का सिंहासन ही लड़खड़ा जाता। लेकिन बिना बिना तीर के और बिना तलवार के मुख्यमंत्री। क्या लग रहा है कि किस हद तक दबाव में होंगे नीतीश बाबू, जो 20 साल बाद गृह मंत्रालय छोड़ दिया उन्होंने? नहीं संजय जी, पहले तो आपने यूपी का जिक्र किया और शर्मा जी का जिक्र किया जो दिल्ली से गए थे, पूर्व नौकरशाह हैं। और उनका ये था कि भाई उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए और गृह मंत्री बनाया जाए। आप समझ लीजिए कि अगर पूरी पुलिस, प्रदेश की पुलिस आपके हाथ में है, पूरा गुप्तचर विभाग आपके हाथ में है, पूरा सारा सिस्टम आपके हाथ में आ गया, तो फिर बचेगा क्या? तो ये नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी गलती की है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको इसलिए लपेट दिया है कि वो अभी नीतीश कुमार दूसरी तरफ फोकस किए हुए हैं। मेरा जो मानना है, मेरे जो सूत्र बता रहे हैं, नीतीश कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी के बराबर या भारतीय जनता पार्टी से ऊपर नंबर गेम करना चाहते हैं वहां। क्योंकि आपको देखना होगा कि जो कुशवाहा है, कभी नीतीश कुमार के खासम खास होते थे, उनके भी 5 विधायक हैं और आज 85 नंबर पे नीतीश कुमार है और 89 पे भारतीय जनता पार्टी है। तो अगर वो कुशवाहा उनके साथ आ जाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी से 1 नंबर ऊपर निकल जाएंगे। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कुशवाहा के लड़के को जो मंत्री की शपथ दिलाई गई है, इस पे भी कहीं ना कहीं बार्गेनिंग नीतीश कुमार की है। और नीतीश कुमार के कुशवाहा के पुराने रिश्ते हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि गृह मंत्री बनेंगे, वो काम शुरू करेंगे, इसमें तो थोड़ी देरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को जल्दी से ना तोड़ दे, इससे बचने के लिए नीतीश कुमार ने इस तरह का ये निर्णय लिया है। नहीं तो नीतीश कुमार को जितना मैं जानता हूं, नीतीश कुमार इतना दबाव में आ जाए, इतनी जल्दी के भारतीय जनता पार्टी की बात मान ले, मुझे दिखाई नहीं देता है। क्योंकि मैं नीतीश कुमार को जानता हूं, भले ही आज लोग उनको कुछ भी कहें कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नीतीश कुमार बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं अभी भी। आप अगर देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, उन्होंने कभी किसी को भाव नहीं दिया बिहार के इलेक्शन में। और आज ऊंची भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट उनको किया नहीं किया, कितना किया, आज वो बहुत अच्छे नंबर लेकर भारतीय जनता पार्टी के बराबर में खड़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी आराम से, इतनी इजिली वो एंटर करने देंगे, इतना इजी तरीके से वो गृह मंत्रालय उनको दे देंगे? मुझे लगता है इसके पीछे कोई बड़ी डील उनकी हुई है और उनका कोई बड़ा कोई प्रोजेक्ट है जिसको साधने के लिए इतना बड़ा समझौता नीतीश कुमार ने किया है। जी। बिल्कुल ठीक बात है। बिहार बिहार में तो ये सौदा हुआ है, तापमान उत्तर प्रदेश का बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में बिहार के चुनाव, जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा था उससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य ने साथ साथ खड़े होकर एक फोटो ट्वीट किया। ऐसा नहीं है कि ब्रजेश पाठक बहुत तेज राजनेता हैं, बहुत होशियार राजनेता हैं, केशव मौर्य बहुत शातिर नेता हैं। उन दोनों को पता नहीं होगा कि ये फोटो जो है वो योगी आदित्यनाथ को कितनी मिर्ची लगाएगा।
लेकिन दोनों का विजयी का था कि बिहार हम जीत गए और अब यूपी की बारी है। ये जो चर्चाएं तेज हुई हैं, ये चर्चा नौकरशाही के लेवल से और बाकी नीचे तक आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ बड़ा उठापटक हो सकता है। योगी आदित्यनाथ इतने भारी पड़ गए हैं, अमित शाह निपटा पाएंगे इसमें संदेह है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी हिंदुत्व के नाम पर अपना कद बड़ा कर लिया है। आपको लगता है कि ऑपरेशन योगी शुरू होगा उत्तर प्रदेश में, या ये सिर्फ कयासबाजी है, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो पाएगा? देखिए संजय जी, मुझे लगता है कि ये नंबर 2 की लड़ाई है, क्योंकि नंबर 2 की रेस में कहीं ना कहीं योगी जी आ रहे थे। मोदी और योगी की बात होने लगी थी, कहीं कहीं मोदी और शाह की बात पीछे हट जाती थी और मोदी योगी होना शुरू हो गया था। और कहीं ऐसा ना हो कि नंबर 2 पे योगी जी आ जाएं। योगी जी को तीसरे नंबर पर रखने की कवायद शाह की है। दूसरा, इन चीजों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में जितना बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश से लगा था और उसमें योगी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। चाणक्य को धरती दिखाने का काम जो बाबा ने किया था, उससे कहीं ना कहीं चाणक्य बहुत आहत है। लेकिन आज आप कुछ भी कहिए, चाणक्य तो वो है। 2024 के उस झटके के बाद एक छोटा सा झटका उनको राजस्थान में भी वसुंधरा ने दिया था, वहां पे भी 10 सीटें लोकसभा की उनको हारनी पड़ी थी। और उत्तर प्रदेश में मोटा मोटी अगर हम कितना भी कम करें, 30 सीटों पर झटका बाबा ने दिया। तो ये बड़ा झटका जब चाणक्य को लगा था, उसके बाद बहुत कमजोर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। जहां 300 पार और 400 पार की बात कर रहे थे, वहां 240 पे आपको संतोष करना पड़ा और सरकार पे कहीं खतरा दिखाई देने लगा। ऐसे में संघ को साधते हुए और भारतीय जनता पार्टी को साधते हुए और एनडीए के तमाम दलों को साधते हुए आपने चुनाव कराया महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र में आपने किसी भी तरह से शाम दाम दंड भेद करके सफलता हासिल की। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने हरियाणा। आज भले ही कोई दावे ठोकता रहे, ऐसा कोई चुनावी विशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ, सियासी जानकार, कोई पत्रकार नहीं था जो ये कह दे कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं कहते थे। और ऐसे में अगर सरकार हरियाणा में बनी है तो उसका सीधा सीधा श्रेय अमित शाह को जाता है। उसके बाद दिल्ली देखिए, और आज बिहार में प्रचंड बहुमत जिस प्रकार से हासिल किया है, उसका श्रेय कहीं ना कहीं अमित शाह को है। तो आज अमित शाह का कद पार्टी में और सरकार में बहुत ऊंचा है और उसी को लेके वो उत्साहित दिखाई देते हैं। और उसी के कंधे पे बैठ के जो इन्होंने अभी ऊंचाई हासिल की है, उसी पे वो केशव मौर्य को लेके उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा गेम करने की तैयारी में है। अब 2-3 संभावनाएं यहाँ पे सीधी सीधी दिखती हैं। एक तो तत्काल जो है केशव मौर्य को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो बाबा मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा विरोध कर पाएंगे। और अगर प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है तो उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी विधानसभा चुनाव में 2027 में। या फिर यह किया जा सकता है कि अगर शिवराज चौहान पानी भर सकते हैं दिल्ली में आके और नौकरी कर सकते हैं केंद्र की, तो वो तो हर लिहाज से सुपीरियर थे उनसे। भाई उन्होंने नंबर 1 से जो है लोकसभा का चुनाव जीता, विधानसभा के 100% रिजल्ट दिए, लोकसभा के 100% रिजल्ट दिए। अगर ऐसा व्यक्ति जो मोदी से भी सीनियर है एक हिसाब से और चुपचाप जो है दिल्ली में आके नौकरी कर रहा है, तो शायद बाबा भी आ सकते हैं। अगर उनको लाया जाए, सब बाबा को दिल्ली लाया जाए और केशव मौर्य को यूपी की कमान दे दी जाए। या फिर ये हो, तीसरा एक और ऑप्शन है कि केशव मौर्य जी को दिल्ली बुला के उनको एक बड़ा मंत्रालय दे दिया जाए उनका कद बढ़ाने के लिए। और साथ में 2 क्रांतिकारी उनके हैं ही, साध्वी निरंजना जी हैं और वो साध्वी निरंजन ज्योति, और एक आध और लोगों को, ब्रिजेश पाठक जी तो आएंगे ही आएंगे जब होंगे। तो इन लोगों का कद बढ़ा के बाबा को दबाव बनाया जा सकता है। इस तरह की रणनीति अमित शाह की यूपी में मुझे दिखाई दे रही जी। बिल्कुल ठीक है। उधर एसआईआर को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा शादियों के सीजन के बाद होना चाहिए, अभी लोग बाहर गए हुए हैं। ममता बनर्जी तो कह रही है 28 लोगों की आत्महत्या हो गई है, ये इतना कठिन प्रक्रिया। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि इससे घुसपैठियां दूर कर रहे हैं हम।
11 साल से 12 साल से आप शासन चला रहे हैं, ये घुसपैठिए आ कहाँ से आते हैं? क्या हवाई जहाज से लैंड कर जाते हैं? बॉर्डर सारे आपके, आपके अधीन बीएसएफ, बॉर्डर सील, तो ये घुसपैठिए कहाँ से आ जा रहे हैं? और इतने सालों में आप घुसपैठिए नहीं ढूंढ पाए, और एसआईआर के बावजूद भी अगर वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी-बड़ी खामियां निकल आ रही हैं, इतनी बड़ी-बड़ी चीजें आ रही हैं, तो तमाशा क्या 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 चाहते हैं कि पूरे देश में एक माहौल बन जाए, जनता वाकई में सड़कों पर आए कि आप ये चोरी बंद करो। गांव देहात में कहाँ वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होगी, कहाँ वो फोटो स्टेट कराएंगे, कहाँ से वो फॉर्म भरेंगे? आप एक महीने में पूरे उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे इतनी करोड़ों की आबादी है, एक महीने का समय है। मैं एक वीडियो देख रहा था, एसडीएम हैं मलिक साहब, और एसडीएम साहब जो हैं वो खुलेआम केशव मौर्य को गाली दे रहे हैं। केशव मौर्य को गाली मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो डांट रहे हैं बीएलओ को, लेकर कह रहे हैं कि तुम विकास विभाग के लोगों को पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। विकास विभाग है, ग्राम विकास विभाग है, सीधा केशव मौर्य पे। तो एसडीएम जब कह रहा है बीएलओ को कि तुम्हें विकास विभाग के लोगों को पैसे के अलावा दिखता नहीं, मतलब ये तो सीधा मंत्री को गाली है। एसडीएम साहब सीधा मंत्री को गाली दे रहे हैं। बीएलओ का प्रेशर अगर है, इतना काम का प्रेशर है, तो केशव मौर्य को गाली देने की मैं तो 100% ही कहूंगा कि पूरे विकास विभाग को बड़ा समस्या है, मतलब बहुत गुस्से में है ग्राम विकास के लोग कि इस तरह पूरे विकास विभाग को आपने गाली दे दी कि एसडीएम ने। एक ये बड़ी जंग हो सकती है। इतने बौखलाए हुए लोग क्यों हैं? एसआईआर को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों है? ज्ञानेश कुमार चाह क्या रहे हैं? इस लोकतंत्र को बिल्कुल तबाह करके मानेंगे वो? देखिए संजय जी, पहली बात यह है कि वो बस्ती की घटना है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की घटना है। दूसरी बात ये है कि ये चीजें तो चलती ही रहेंगी और ज्ञानेश जी आपको इस पे कोई जवाब नहीं देंगे। जब ज्ञानेश जी को ज्ञानादेश देना होता है, ज्ञान का संदेश देना होता है, तब वो अवतरित होते हैं। इसके अलावा आप जो मर्जी पूछते रहिए। जब वो राहुल गांधी का जवाब नहीं दे रहे, तो बाकी किसी का देंगे? राहुल गांधी मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं, वो एलओपी हैं पार्लियामेंट में, उनका जवाब वो नहीं दे रहे हैं, तो वो किसी आम पत्रकार या हम जैसे का जवाब देंगे? तो मुझे लगता है ये सवाल बेमानी है। दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए कि जो आपने कहा कि जनता सड़कों पे उतरेगी इन हालातों को देख के, कोई जनता सड़क पे उतरने नहीं जा रही है। पक्ष वाले लोग सड़कों पे उतर रहे हैं और वो पक्ष वाले उतरे ना 272 लोग। 272 लोग उतर आए सड़क पे, चिट्ठी देखिए कितनी शानदार दी है। लोग ही तो चाहिए आपको। और वो कौन है, क्या है, ये तो नहीं देखेंगे आप। जब उनका इतिहास निकाला गया, जब उनका खाका निकाला गया, तब पता चले अरे ये तो पुराने क्रांतिकारी लोग हैं सब। अब आप बताइए कि वो भी साइन कर रही हैं जो हरदीप पुरी जी की पत्नी है, वो भी साइन कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में भर्ती हो चुके हैं, कभी नौकरशाह हैं। कई सारे जज हैं जो भारतीय जनता पार्टी की दी हुई खीर खा रहे हैं। तो अब वो लोग जो है गिरोह बना के इस तरह से, और उसको चुनाव आयोग पे हम सवाल उठाएंगे और वो चुनाव आयोग की तरफ से खड़े होकर विपक्ष पे सवाल पूछेंगे। आप दुर्भाग्य देखिए विपक्ष का कि आज लोग जो है सरकार से सवाल ना पूछ के विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। भाई, आप प्रधानमंत्री जी को नहीं देख रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी को संतोष नहीं है। इतनी प्रचंड जीत बिहार में हुई है, 4 राज्य आपने 2024 के बाद जीत लिए हैं, फिर भी आपको संतोष नहीं है। फिर भी आप कांग्रेस से बचाने के लिए लगे हुए हैं छोटे दलों को। वो कह रहे हैं कांग्रेस बहुत बड़ी परजीवी है, वो आपको खा जाएगी, निगल जाएगी। इन्होंने तो निगला नहीं है किसी को। इन्होंने तो वो पंजाब के अकाली दल, महाराष्ट्र और भाई आपका उड़ीसा और हरियाणा का चौटाला परिवार और बाकी लोग, मायावती, इन्होंने तो किसी को निगला नहीं है। ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो परजीवी है कांग्रेस, वो निगल जाएगी। भाई, आप 11-12 साल से हैं, कांग्रेस अभी किसी हालत में है नहीं। कांग्रेस को आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ संजय जी आपको देखना होगा, प्रधानमंत्री का अगर ये स्टेटमेंट आया है तो मैं इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति, राजनीति देख रहा हूं। प्रधानमंत्री ने इसी बीच ये कहा है कि कांग्रेस बहुत जल्दी टूटने जा रही है। अगर कांग्रेस 14 में जब प्रचंड बहुमत जीत गए, मोदी जी आए और कांग्रेस बिल्कुल हार के कगार पे चली गई, 22 सीटें आई, तब नहीं टूटी। कांग्रेस उससे पहले 14 आए, तब नहीं टूटी। तो आज जो 99 और 100 सांसद हैं उसके अब कैसे टूटेगी? तो कुछ मुझे लग रहा है कि शशि थरूर जैसे लोगों से मोदी जी की और शाह जी की कुछ बात हुई है
कि शशि थरूर जी आइए और आप अकेले मत आइए, 2-4 लोगों को लेके आइए। और बर्फ में लगाना तो हम जानते हैं, जैसे हमने गुलाम नबी आजाद जी को और तमाम जो आपके उत्तर प्रदेश के अमेठी के संजय सिंह जी थे, और जो आपके वो थे, कौन सी शराब पिलाते थे वो राज्यसभा में, नरेश अग्रवाल जी, सबको बर्फ में लगाया, बर्फ में हम लगा लेंगे, बस आप ले आइए। तो मोदी जी कहीं ना कहीं ऐसा सपना देख रहे हैं कि कुछ लोगों को तोड़ के कांग्रेस से लाया जाए। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है शशि थरूर के साथ, आप जानते हैं। अगर शशि थरूर जी पार्टी तोड़ के भाजपा में जाएं तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, उनकी सांसदी जाए, और कांग्रेस निकाल दे तो उनकी सांसदी बच जाए। कांग्रेस कह रही हम तो निकालेंगे नहीं, आप हमें गाली देते रहिए। तो बड़ा पेच फंसा हुआ है। इसलिए गाहे बगाए टाइम टाइम पे जो है बड़ी बड़ी क्रांतिकारी बातें शशि थरूर जी करते हैं। शशि थरूर जी को ऑपरेशन सिंदूर का ज्ञान देने के लिए विदेश में भेजा था, और आपको पता है 2 दिन पहले वो कल रिपोर्ट आई है, अमेरिका और चाइना की 80 पेज की रिपोर्ट आई है, और उसमें ये कह दिया उस रिपोर्ट में कि कोई पाकिस्तान ने हमला नहीं किया, ये तो भारत की अंदरूनी लड़ाई थी, ये तो अंदर के लोग थे, इसमें तो कोई लड़ाई ऐसी कुछ नहीं हुई। और जो पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया था वही स्टेटमेंट ओके कर दिया। तो आप आज हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बताएं, वो कौन लोग मार गया भाई लाइन में लगा के 26 लोगों को, उसका कोई जवाब है? उससे फायदा, जो हथियार चले थे, जो पाकिस्तान ने हथियार यूज किए थे, वो चाइना उनको ये कह के बेच रहा है कि भाई पाकिस्तान ने भारत को इन्हीं हथियारों से हराने का काम किया है, तो आइए फटाफट हमारे हथियार खरीदिए। उधर ये चल रहा है। भारत की विदेश नीति पर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे, विदेश कूटनीति पर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे, विदेश मंत्री जी आजकल कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रहे। कांग्रेस परजीवी है, कांग्रेस जल्दी टूटने वाली है, उसकी चिंता इनको है। और एक नए आए हैं शिवराज चौहान जी ने, उनको ममता बनर्जी को राय मशवरा दिया है कि आप थोड़ा कांग्रेस से बचिए, ये आपको नुकसान कर देंगे, इनके साथ मत। वो तो अभी गई भी नहीं है, उसने तो कोई बात भी नहीं करी है, उसके महागठबंधन में आने की कोई बात भी नहीं, वो तो पहले से ही है। वो तो पहले ही जो है, कोई अगर विरोध करती है कांग्रेस किसी का, अडानी का, किसी दूसरे का, तो वैसे ही भाग जाती ममता बनर्जी और केजरीवाल, तो वो तो आते ही नहीं है साथ। तो इनको काहे की चिंता हो रही है, ये गठबंधन से इतना डरे हुए क्यों है? गठबंधन तो सही मायने में कहीं है नहीं, गठबंधन का कोई संयोजक नहीं है, गठबंधन का कोई दफ्तर नहीं है, गठबंधन कहीं अस्तित्व में दिख नहीं रहा है। अगर अभी से ही इतना डर है, गठबंधन अगर सचमुच मजबूत स्थिति में आ जाए, उसका एक बड़ा नेता संयोजक हो जाए, उसका दफ्तर खुल जाए, डेली उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, डेली वो इनके घोटाले खोले, फिर इनका क्या होगा? अगर बिना कुछ हुए इतना डर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रेटजी है, जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ऐसे हवा में कुछ नहीं बोलते, तो कुछ ना कुछ रणनीति बन रही है। नंबर 2 जो चाणक्य जी है, वो रणनीति यूपी की बना रहे हैं, और मोदी जी रणनीति कांग्रेस की बना रहे हैं। कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जो हमें आने वाले टाइम में दिखेगी। बिल्कुल ठीक कहते हैं। एक आखिरी सवाल, मोहन भागवत जी फिर से मणिपुर का दर्द के बखान कर रहे हैं। मणिपुर में प्रधानमंत्री को मणिपुर का मां नजर नहीं आता, वहां पर नग्न महिलाएं घुमाई गई, जुलूस निकाले गए, प्रधानमंत्री जी को पता नहीं चला, मणिपुर जाने की उस दौर में हिम्मत नहीं जुटा पाए। मोहन भागवत जी मणिपुर में सरकार की वकालत कर रहे हैं, खेल क्या चल रहा है ये? मुझे लग रहा है कि ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम मोहन भागवत जी कर रहे हैं। मोहन भागवत जी को कोई नहीं पूछ रहा है आज की डेट में। मोहन भागवत जी की अब कोई ताकत बची नहीं है। जो प्रेशर मोहन भागवत जी का बन रहा था 2024 के बाद, वो प्रेशर धीरे 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 रिलीज हो गया है। अब मोहन देखिए, प्रचंड जीत बिहार में होने के बाद और लगातार 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने के बाद, भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाने के बाद अमित शाह और मोदी जी फिर स्ट्रांग हो गए। कम से कम भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों की बोलने की अब हिम्मत बची नहीं है। नहीं तो आप देख रहे थे ना कि भाई इसी चुनाव से पहले, बिहार चुनाव से पहले ही इनके खिलाफ कई सारी आवाजें उठ रही थी। अब मैं तो लगातार कहता हूं आपको कि 3 से 5 दर्जन सांसद हैं विरोध में बोलने के लिए, लेकिन अब उनकी हिम्मत होगी बोलने की? कौन सा मुर्गा गर्दन कटवाएगा? सब शांत हो गए हैं। अब क्या मुरली मनोहर जोशी जी बोलेंगे? 70 पेज की रिपोर्ट बनाएंगे? वो सब नेपथ्य में चले गए, सब अपना जो है मुंह छुपा के चद्दर में सो गए हैं सब।
अब मोहन भागवत जी हैं, गाए बगाए बोलते रहे, कोई ना उनको सुन रहा है, ना उनको भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। वो मणिपुर गए हैं ध्यान आकर्षित करने के लिए, चले जाइए। मणिपुर में जो मोदी जी को करना है वो कर ही रहे हैं वहां। क्या हुआ, कोई कोई बहुत ज्यादा फर्क तो इनको पड़ा नहीं है मणिपुर से। अब वो चुनाव, जो आसाम में चुनाव होना है, कुछ देख लेंगे, छोटा मोटा कुछ मामला कर देंगे। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही हालात नज़र आ रहे हैं और यही राजनीति का तकाज़ा भी है कि इसी तरह का नाटक किया जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे इतना समय दिया, बातचीत की, धन्यवाद। ये थी केपी मलिक जी से बातचीत कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, शुक्रिया, थैंक यू।